हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 9th के जो डाइवर्सिटी का चैप्टर था वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कवर कर रहे हैं हमारी क्लास 11 से हमारी डाइवर्सिटी वाली यूनिट, जिसमें से जो पहला चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड वो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अब हम बात करेंगे फंजाई की। तो आपको पता है जो फंजाई होती है ना, वो नेचर में बहुत ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है आपको हवा के अंदर भी दिखाई देगी, पानी के अंदर भी दिखाई देगी, सॉइल के अंदर भी दिखाई देगी, प्लांट्स में भी फंजाई देखने को मिल सकती है, एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलती है। तो यानी कि हर एक जगह पे इसकी अवेलेबिलिटी रहती है, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बुलाते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये कैसी सिचुएशन में ग्रो करना पसंद करती है जहाँ पर है ना थोड़ी गर्मी हो, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है। तो जितने भी हमारे वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं वहाँ पर फंजाई बहुत ईजिली ग्रो कर जाती है। उसके अलावा आपको पता है हमारी जो फंजाई है ना, वो कभी भी ऑटोट्रॉपिक नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, हमारी जो प्रोटिस्टा किंगडम होती है उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन हमारी जो फंजाई की किंगडम होती है उसके अंदर आपको कभी भी क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं है, पिगमेंट्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो कभी भी वहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिलता है। तो हमारी फंजाई जो है हमेशा नेचर में कैसी होती है, हेटेरोट्रॉपिक होती है, सेप्रोफिटिक होती है। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है, सेप्रोफिटिक हम उस न्यूट्रिशन को बुलाते हैं जिसमें हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर फीड करता है, यानी कि जो हमारी सड़ी गली चीज़ है वो बॉडी के बाहरी डाइजेस्टेड फॉर्म में वो उसको इंजेस्ट करता है और उसके बाद उसको अपनी बॉडी में इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे फीड करने वाले को हम क्या बुलाते हैं, सेप्रोफिटिक बुलाते हैं, और ये एक तरीके का हेटेरोट्रॉपिज्म के अंदर आने वाला न्यूट्रिशन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। तो आपको पता है हमारी जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। वैसे ही हमारी जो फंजाई की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है, और हमारे बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे पॉलीसैकेराइड से बनी होती है हमारी सेल वॉल। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमारी जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किससे बनी है, काइटिन से बनी है। उसके अलावा जब आप फंजाई की बॉडी को देखोगे तो आपको लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, हाइफे बुलाते हैं। ठीक है। और जब इन हाइफों का बहुत सारा नेटवर्क बन जाता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, साथ में मिलकर उस पूरे नेटवर्क को हम बुलाते हैं माइसीलियम। ठीक है। उसके बाद है ना कुछ हाइफे आपके ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर है ना आपको बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर है ना न्यूक्लियस बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। कुछ कुछ हाइफे के अंदर बहुत सारे न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलता है, और ऐसे वाले हाइफे को हम क्या बुलाते हैं, सिनियोसिटिक हाइफे बुलाते हैं। ठीक है। अब कुछ कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको सेप्टम दिखाई देगा, यानी कि डिवीजन दिखाई देता है, सेप्टम दिखाई देता है, क्रॉस वॉल दिखाई देती है। ठीक है। उसके बाद है ना हमारी जो फंजाई है वो यूनिसेलुलर फंजाई भी हो सकती है, जैसे कि हमारी जो ईस्ट है, जो ब्रेड और बियर बनाने के लिए जिसको हम ब्रूअर्स ईस्ट बुलाते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया, वो किस टाइप की फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। लेकिन हमारी बहुत सारी फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर भी होती है। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो ये क्लास होती है, फंजाई की क्लास होती है, यहाँ पर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं। अब इनमें से कुछ फंजाई ऐसी होती है जो प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर है ना बीमारियां कॉज कर सकती है। जैसे कि आपको पता है अगर आपकी गेहूं की फसल है उसके ऊपर अगर पक्सीनिया नाम की फंजाई ग्रो कर जाती है तो वो क्या दे देते हैं, वीट रस दे देते हैं, यानी कि आपके जो पूरे के पूरे गेहूं है उसके ऊपर फंजाई लग गई और वो खराब हो जाता है। कौन सी फंजाई लगती है यहाँ पर, पक्सीनिया। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पक्सीनिया एक टाइप की फंजाई होती है जो वीट के अंदर क्या कॉज कर देती है, वीट रस्ट कॉज कर देती है। उसके बाद है ना हमारी कुछ ऐसी फंजाई होती है जिससे हमें क्या मिलता है, एंटीबायोटिक्स, यानी कि हम है ना बैक्टीरिया को किल करने वाली दवाइयाँ बना सकते हैं कुछ फंजाई से। उस फंजाई का नाम क्या है, पेनिसिलिन नोटाटम। तो आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन नोटाटम को, और ये किसका सोर्स होती है, एंटीबायोटिक का सोर्स होती है, यानी कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उनको किल करने का काम करती है। तो हमें किससे मिलती है ये एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन नोटाटम से। ठीक है। और भी सोर्सेज से मिल सकती है, सबसे मेजर आपको याद रखनी है पेनिसिलिन नोटाटम, और पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। तो कुछ फंजाई जो होती है वो सेप्रोफिटिक होती है, कुछ होती है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है वो दूसरों के ऊपर रह रही होती है और क्या करती है, उनसे न्यूट्रिशन ड्राइव करती है। उसके बाद है ना कुछ फंजाई जो होती है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी दिखाती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जब आप है ना किसी के साथ सिम्बायोसिस में काम करते हैं, किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, आप भी कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, दूसरा इंसान भी आपको कुछ फायदा पहुंचा रहा है। तो एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है, क्योंकि फंजाई क्या करती है,
एल्गी तो खाना बनाती है क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो एल्गी तो बनाती है खाना। फंजाई उसको रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इन दोनों का जो एसोसिएशन है वो क्या कहलाता है, लाइकन कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा फंजाई है ना, कभी कभी जो आपके हायर प्लांट की रूट्स होती है उनके अंदर भी रह रही होती है, और उसको हम क्या टर्म करते हैं, माइकोराइजा टर्म करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि माइकोराइजा किस एसोसिएशन को कहते हैं। तो जो हमारे हायर ऑर्डर के प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में अगर फंजाई ग्रो कर रही है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, माइकोराइजा बुलाते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि बहुत सारे निमोटेड जो आपके प्लांट की रूट को अटैक करने वाले थे ना, अगर वहां पर ये फंजाई ग्रो कर रही होती है तो वो निमेटोड से आपके प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन जो है, लाइकन का एसोसिएशन जो है, वो भी बहुत काम आता है हमारे। आपको पता है लाइकन जो होते हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। जिस जगह पर लाइकन ग्रो नहीं करते हैं इसका मतलब है वो जगह बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो ये होता है सिम्बायोटिक। तो कैसे हो सकती है, सेप्रोफिटिक भी हो सकती है, पैरासिटिक भी हो सकती है, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाती है। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारी जो फंजाई है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है। उसके बाद आता है फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो फ्रेगमेंटेशन के तरीके से हो सकता है, फिजन के मेथड से हो सकता है, और बडिंग के मेथड से हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है आपकी फंजाई है वो पीसीज में टूट गई और उसमें से एक नई फंजाई ग्रो कर गई, इसको हम क्या बुलाते हैं, फ्रेगमेंटेशन बुलाते हैं। फिजन भी इसी तरीके से होता है। और बडिंग का मतलब क्या होता है, देखो आपने देखा है जैसे हमारा हाइड्रा होता है ना, उसी के अंदर से, हमारी फंजाई के अंदर से ही है ना, एक और दूसरा बड़ निकलेगा और वो एक कंप्लीट फंजाई बना लेता है। इस मेथड को हम क्या बुलाते हैं, बडिंग बुलाते हैं। तो हमारा जो ईस्ट होता है ना वो इस मेथड से प्रोपिगेट होता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, जब मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बडिंग जो है वो हाइड्रा में भी देखने को मिलती है और ईस्ट के अंदर भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है, स्पोर्स भी बना सकती है। तो इसके अंदर है ना स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं जिनको हम जू स्पोर्स भी बुलाते हैं। तो कोनिडिया नाम के स्पोर्स, इनके अंदर एक बॉडी है जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स बुलाते हैं। तो एक ऐसा स्पोरेंजियम, एक ऐसा सैक जिसके अंदर है ना बहुत सारे स्पोर्स जनरेट हो रहे हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं, कोनिडियो फोर भी बुला सकते हैं, जू स्पोर भी बुला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस किस स्पोर की मदद से हो सकता है, ऊ स्पोर कह सकते हो आप उसको, एस्को स्पोर कह सकते हो, और बेसिडियो स्पोर कह सकते हो। अब ये किस बेसिस पे डिवाइड होंगे, ये इस बेसिस पे डिवाइड होंगे कि कौन सी फैमिली की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है उनके अंदर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं। उसके बाद जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसके अंदर आपको 3 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। तो जब फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल जो गैमीट्स है उनके जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जिसको हम क्या टर्म करते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। यानी कि आपका एक मोटाइल स्पोर है, एक नॉन मोटाइल स्पोर है। मोटाइल स्पोर का मतलब होता है जो मूवमेंट कर सकता है। जैसे ह्यूमंस के केसेस में क्या होता है, जो स्पर्म होता है ना वो मोटाइल होता है क्योंकि उसके पास एक टेल प्रेजेंट होती है, वो मूव करता है, ठीक है। तो जब है ना मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट का प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर गया है, इसको हम क्या बुलाते हैं, प्लाज्मोगैमी बुलाते हैं। उसके बाद है ना जब इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे उसको हम क्या बुलाते हैं, कैरियोगैमी बुलाते हैं। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस होगा जाइगोट में, और उससे क्या बन जाते हैं, हेप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। और ये स्पोर आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फंजाई में जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या था, सेक्सुअल साइकिल था फंजाई के अंदर। अब फंजाई को है ना डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज की। तो फाइकोमाइसिटीज जो होती है मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर आपको देखने को मिलती है, या फिर गीली जगह जो होगी, गीली मिट्टी है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर है ना लकड़ी सड़ रही है, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, फाइकोमाइसिटीज नाम की जो फंजाई है वो ग्रो कर रही होगी, ठीक है। अब इसका जो माइसीलियम होता है उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि कोई भी सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ए सेप्टेट होता है इसका माइसीलियम, और सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक का मतलब क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे है इनका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना जू स्पोर्स की मदद से टेक प्लेस करता है, ठीक है। जू स्पोर्स जो होता है वो मूव कर सकते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, मोटाइल होते हैं नेचर में। उसके बाद एक दूसरे टाइप का स्पोर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है जिसको हम बुलाते हैं ए प्लानोस्पोर्स, जो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। ये किसका मेथड है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स का नाम है इसके अंदर। फाइकोमाइसिटीज के जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स है उनका नाम क्या है, जू स्पोर्स और ए प्लानोस्पोर। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ए प्लानोस्पोर मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल होता है, जू स्पोर मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये स्पोर्स है ना जो स्पोरेंजियम है, मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चर इनके अंदर देखने को मिलता है जिसको हम स्पोरेंजियम बुलाते हैं, उसके अंदर ही अंदर स्पोर्स बढ़ रहे होते हैं। अब उसके बाद जो जाइगोस्पोर है वो कैसे बनता है, दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोस्पोर बनाते हैं। और ये है ना गैमेट्स अगर
मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हुए तो इसको हम क्या बुलाएंगे, आइसोगैमी बुलाएंगे। अगर डिससिमिलर हुए तो अनाइसोगैमी बुलाएंगे या फिर ऊगैमस बुलाएंगे। अब आइसोगैमस और अनाइसोगैमस का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप अपने है ना मेल गैमीट को देखोगे, मतलब मेल स्पर्म को देखोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। फीमेल के ओवम को देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, अनाइसोगैमस बुलाते हैं, क्योंकि हमारे जो गैमीट्स है मॉर्फोलॉजी में वो देखने में एक दूसरे से सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, डिससिमिलर दिख रहे हैं। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, अनाइसोगैमी या फिर ऊगैमस बुलाते हैं। अगर आपके मेल एंड फीमेल गैमीट एकदम एग्जैक्ट डिट्टो सेम टू सेम दिख रहे हैं देखने में, मॉर्फोलॉजिकली जब आप उनको देख रहे हैं ना वो एकदम सिमिलर है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, आइसोगैमी बुलाते हैं। ठीक है, अब फाइकोमाइसेटीज फैमिली से कौन कौन से मेंबर्स बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो म्यूकर होती है, उसके अलावा जो आपका ब्रेड है उसके ऊपर जो मोल्ड ग्रो कर जाती है जिसको हम राइजोपस बुलाते हैं, उसके अलावा जो एल्ब्यूगो है ये पैरासिटिक फंजाई है, जो मस्टर्ड का प्लांट होता है, हमारा सरसों का प्लांट होता है, उसके ऊपर एज अ पैरासाइट ग्रो कर रही होती है एल्ब्यूगो। तो आपको 3 एग्जांपल याद कर रहे हैं फाइकोमाइसेटीज के, एक है म्यूकर, एक है राइजोपस और एक है एल्ब्यूगो। तो आपको याद रखना है कि राइजोपस जो होता है वो ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं उसको, क्योंकि ब्रेड मोल्ड जो होता है, जब भी आपका कोई ब्रेड है उसको आपने रखा हुआ है, थोड़े दिन के बाद आप देखोगे उसके ऊपर फंजाई ग्रो कर रही होती है। तो कौन सी फंजाई ग्रो कर रही होती है, फाइकोमाइसेटीज क्लास से बिलोंग करती है, उसका नाम है राइजोपस। उसके अलावा जब भी आप अपने मस्टर्ड के प्लांट को देखोगे, अगर उसके ऊपर किसी फंजाई ने अटैक कर दिया है, कोई पैरासिटिक फंजाई रह रही है, यानी कि वो अपना पूरा न्यूट्रिशन कहाँ से ड्राइव करेगी, उस सरसों के पौधों से ड्राइव करेगी, उसका नाम क्या होता है, एल्ब्यूगो होता है। उसके बाद आती है हमारी दूसरी क्लास, ये तो थी हमारी फाइकोमाइसेटीज क्लास। अब आती है हमारी एस्कोमाइसेटीज क्लास। एस्कोमाइसेटीज का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम सैक फंगी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है ना मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो है पेनिसिलिन। तो आपको पता है पेनिसिलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एंटीबायोटिक है, जिसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। उसके अलावा यहाँ पर यूनिसेलुलर भी आपको देखने को मिलेगी, जिसका एग्जाम्पल कौन है, ईस्ट है। आपको पता है इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बुलाते हैं, ब्रेड बेकिंग ईस्ट भी बुलाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे जितने भी पेस्ट्रीज है, ब्रेड है, इन सबको बनाने में और हमारी जो अल्कोहल है उसको बनाने में हमारी मदद करती है, और इसका नाम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसे होता है। उसके अलावा मैंने आपको एक चैप्टर कराया है हरियाणा टेट के एग्जाम के लिए, ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो वहाँ भी मैंने आपको सैक्रोमाइसिस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंजाई है ये हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद है ना ये सेप्रोफिटिक होती है, डीकम्पोजर्स की तरह भी एक्ट कर सकती है, पैरासिटिक भी हो सकती है और डंग के ऊपर भी ग्रो कर सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्रोफिलस। तो कैप्रोफिलस फंजाई कौन सी होती है, जो गोबर होता है उसके ऊपर जो ग्रो कर रही होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, कैप्रोफिलस फंजाई बुलाते हैं। ठीक है, इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच होता है, यानी कि बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको सेप्टम भी डिवाइडेड मिलेगा। वहाँ पर क्या था, आपकी जो फाइकोमाइसेटीज क्लास थी वहाँ पर ए सेप्टेट था आपका जो माइसीलियम था। ठीक है, इसका जो ए सेक्सुअल स्पोर है उसका नाम क्या है, कोनिडिया है, और वहाँ पर ए सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या था, ए प्लानोस्पोर था, जू स्पोर था। तो ए सेक्सुअल स्पोर का नाम एस्कोमाइसेटीज फैमिली में क्या होता है, कोनिडिया होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो सेक्सुअल स्पोर है, देखो ये एस्कोमाइसेटीज फैमिली है और इसके सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है, एस्कोस्पोर है, यानी कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एस्की, उसके अंदर ये स्पोर्स बन रहे होते हैं, और इसके स्पोर का सेक्सुअल स्पोर का नाम है स्कोस्पोर। ठीक है, उसके बाद जो एस्परजिलस है, क्लैविपस है, न्यूरोस्पोरा है, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, एस्कोमाइसेटीज फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है। देखो एस्कोमाइसेटीज फैमिली के एग्जाम्पल कौन कौन हो गए, पेनिसिलिन इसका एग्जाम्पल है जो मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर कौन है, ईस्ट है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा एस्परजिलस, क्लैविपस, न्यूरोस्पोरा, ये भी इसके एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो न्यूरोस्पोरा फंजाई होती है ना, वो हमारे जेनेटिक वर्क में, रिसर्च वर्क में, बायोकेमिकल, हमारी लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टडी के लिए इस्तेमाल की जाती है हमारी न्यूरोस्पोरा। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट बेसिडोमाइसिटीज। तो बेसिडोमाइसिटीज जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंदर आती है हमारी जितनी भी मशरूम्स है, ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं इसको और पफ बॉल्स भी बोलते हैं, यानी कि बेसिडोमाइसिटीज का एक दूसरा नाम भी हो सकता है, मशरूम भी हो सकता है, ब्रैकेट फंजाई भी कह सकते हैं और पफ बॉल्स भी कह सकते हैं। अब ये ना सॉइल के अंदर भी ग्रो कर सकती है, आपके जो ट्री के यानी कि लकड़ी के जो पड़े हुए टुकड़े होते हैं जिसको हम लॉग्स बुलाते हैं, उसके अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, ट्री के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे है ना बहुत सारे पैरासिटिक फंजाई यहाँ पर इस क्लास से बिलोंग करते हैं, जो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आपके जो प्लांट्स हैं उनके अंदर रस्ट एंड स्मट्स नाम के डिजीजेज आपने सुने होंगे, आपने देखा होगा वीट रस्ट सुना होगा, आपने स्मट सुना होगा, ये सब क्या होती है, डिजीजेस का टाइप होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सारी डिजीज है किस फंजाई की क्लास की वजह से आ रही है, बेसिडोमाइसिटीज की वजह से आ रही है। ठीक है, इसका जो माइसीलियम है वो भी ब्रांच्ड है, जैसे हमारा
एस्कोमाइसिटीज का था और सेप्टेट है यहाँ पर, ठीक है। तो इनका माइसीलियम दोनों का क्या होता है, ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। इसके अंदर कोई एसेक्सुअल स्पोर देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट थे, क्या नाम था उनका, कोनिडिया था। और हमारे फाइकोमाइसिटीज में भी प्रेजेंट थे, वहाँ पर ए प्लेनोस्पोर था, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर का नाम यहाँ पर क्या है, इसके नाम पर ही है, बेसिडोस्पोर बुलाते हैं उसको, ठीक है। इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, यानी कि ये पीसेस में टूट जाती है और क्या होता है, नई फंजाई को ग्रो कर देती है। अब इसके एग्जाम्पल कौन है, अगैरिकस, जो मशरूम होते हैं जिसे हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है ना मशरूम की सब्जी बनती है, ठीक है। तो वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, बेसिडोमाइसिटीज फैमिली से बिलोंग करती है। उसके अलावा आपका उस्टिलैगो जो है वो स्मट कॉज करता है, पक्सीनिया जो मैंने आपको बताया था ना, वीट के ऊपर ग्रो करता है। तो आपका जो वीट का प्लांट होता है उसके अंदर अगर रस्ट लग गया है तो वो किसकी वजह से लगता है, पक्सीनिया की वजह से लगता है। तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली के मेंबर है, ये बेसिडोमाइसिटीज फैमिली के मेंबर है। उसके बाद आती है हमारी ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास, हमारी फंजाई की 4th क्लास, ठीक है, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। अब आपने कभी सोचा इसका नाम इम्परफेक्ट फंजाई क्यों है, क्योंकि आज तक है ना हम इसकी कोई सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो जब हम इसको डिस्कवर करेंगे, हो सकता है इसकी डिस्कवरी के बाद हमें पता चले कि किसी और फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि जो हमारी एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज, हो सकता है ये वहाँ पर प्लेस हो रहा है, लेकिन आज तक तो हम इसकी कोई सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम इसे क्या बुलाते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बुलाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इम्परफेक्ट फंजाई कहाँ से बिलोंग करती है, कौन सी क्लास को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, तो आपको आंसर करना है ड्यूट्रोमाइसिटीज। आपसे पूछा जाएगा सैक फंगी किसको बोलते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं, ठीक है। मशरूम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेसिडो फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका जो ए सेक्सुअल स्पोर है उसका नाम है कोनिडियोस्पोर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज का जो ए सेक्सुअल स्पोर होता है वो कोनिडियोस्पोर होता है। इसके अंदर आजकल हमें सेक्सुअल स्टेज मिली ही नहीं है। इसका जो माइसीलियम है वो भी सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, ठीक है। हमारी जो फाइकोमाइसिटीज थी उसके अंदर ए सेप्टेट था, बाकी सबके अंदर कैसा मिल रहा है, सेप्टेट और ब्रांच मिल रहा है। ये सेप्रोफिटिक भी हो सकती है, पैरासिटिक भी हो सकती है, डीकम्पोजर्स भी होता है, यानी कि हमारे जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें भी मदद कर सकती है, दूसरों के ऊपर भी ग्रो कर सकती है, तो पैरासिटिक भी हो सकती है। और सेप्रोफिटिक तो हमारी सारी फंजाई होती ही है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन है, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो आपको हर किसी के 2-2 3-3 एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आती है हमारी ये तो हो गई हमारी 3 किंगडम की बात, ठीक है। किस किस की बात हो गई है, हमारी मोनेरा की बात हो गई है, प्रोटिस्टा की बात हो गई है, फंजाई की बात हो गई है। अब प्लांट और एनिमल किंगडम पे हम अलग से 2 चैप्टर्स करेंगे, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर में दिया हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए। तो फिर आती है हमारी नेक्स्ट किंगडम जिसको हम बोलते हैं प्लांटे। अब ये क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है और मल्टी सेलुलर होती है। आपको कोई भी यूनिसेलुलर प्लांट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। फंजाई के अंदर है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वहाँ पर जो ईस्ट है यूनिसेलुलर भी होती है, ठीक है। लेकिन हमारी जो प्लांटे किंगडम होती है यहाँ पर सब यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन है ना इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये कैसे प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कि है ना अगर इंसेक्ट्स आकर इनके ऊपर बैठते हैं ये उनको ट्रैप कर लेते हैं और उनको खा जाते हैं। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन इनको है ना इंसेक्ट्स को खाने का इनका रीजन बिल्कुल अलग होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ये प्लांट होते हैं ना, ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, तो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन ये कैसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कसकटा, जिसको हम अमर बेल बुलाते हैं, वो पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब है दूसरे प्लांट्स के ऊपर ये ग्रो कर रही होती है और सारा का सारा न्यूट्रिशन उस प्लांट से डिराइव करती है, और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो उसका एग्जाम्पल कौन है, अमर बेल है, कसकटा है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स का नाम बताइए जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं लेकिन फिर भी इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो ब्लैडर वॉट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। ये कैसे एग्जाम्पल है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो हमारा पिचर प्लांट होता है वो भी क्या करता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। उसके अलावा जो हमारी प्लांट किंगडम होती है, इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। प्लांट्स के अंदर आपको किस किस को पढ़ना है, प्लांट्स के अंदर है ना और भी बहुत सारी फाइलम हमें पढ़ने होते हैं, तो हम एल्गी को पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट को पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट को पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे। अब जो प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड होती है, एक होता है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और एक होता है हेप्लॉइड गेमिटोफाइट, ठीक है। ये दोनों के दोनों अल्टरनेटिवली चलते रहते हैं, ठीक है। तो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। और इसको हम क्या बुलाते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बुलाते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार आपको सेप्रोफिटिक फेज देखने को मिलेगा, फिर आपको गेमिटोफिट फेज देखने को मिलेगा, फिर से सेप्रोफिटिक फेज देखने को मिलेगा, गेमिटोफिटिक फेज, तो अल्टरनेशन होता रहता है, इसलिए इसको हम क्या टर्म करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टर्म करते हैं।
नेक्स्ट आती है हमारी किंगडम एनिमेलिया। यहाँ पर सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। हमारी जो प्लांट किंगडम है वहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है और वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। फंजाई के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट थी, वो किससे बनी हुई थी? काइटिन से बनी हुई थी। हमारी जो एनिमल किंगडम होती है वो हेटेरोट्रॉपिक होती है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहती है। या तो प्लांट्स के थ्रू हम अपना खाना खा रहे होते हैं या फिर हम एनिमल्स के थ्रू अपना खाना खा रहे होते हैं, और हम अपना फूड को है ना इंटरनल कैविटी के अंदर स्टोर करके खा रहे होते हैं, ग्लाइकोजन और फैट, और इसको हम क्या टर्म करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो एनिमल्स किंगडम के अंदर जो न्यूट्रिशन देखने को मिलता है उसे होलोजोइक बोला जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं? अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम दिखाते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने को मिलता है, तो हम एनिमल किंगडम को जब पढ़ेंगे उसको हम और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। उसके अलावा है ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको किसी भी किंगडम के अंदर प्लेस नहीं किया गया। उनमें से एक है वायरस। तो वायरस को है ना हम बॉर्डर पे प्लेस करते हैं, ना तो वो कंप्लीटली लिविंग है ना वो कंप्लीटली नॉन लिविंग है, क्योंकि जब वो हमारी बॉडी के बाहर रहता है तो वो क्रिस्टलाइन स्टेट में भी मिल सकता है होस्ट की बॉडी के बाहर, और जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो क्या करता है? होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करके खुद को मल्टीप्लाई करने लग जाता है, ठीक है। तो वायरस जिसका मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। तो वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये ना अपनी लाइफ साइकिल होस्ट के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती अगर किसी होस्ट की बॉडी में एंटर नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया ना, जब वायरस बॉडी के बाहर रहता है तो वो कभी लिविंग प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहा है, तो उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी होस्ट के अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो ऐसे पैरासाइट को हम क्या बुलाते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट बुलाते हैं, जो अपनी लाइफ साइकिल बिना होस्ट के कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वायरस के अंदर आपको डीएनए का जेनेटिक मटेरियल भी देखने को मिल रहा है और आरएनए का जेनेटिक मटेरियल भी देखने को मिलता है। या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं हो सकते। उसके बाद आता है वायरस। तो वायरस किससे मिलके बना होता है? वायरस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, या तो जो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। उसके बाद है ना इसके पास एक प्रोटीन का कोट बना होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? कैप्सिड बुलाते हैं। इसका जो प्रोटीन कोट है उसके अंदर बहुत सारी स्मॉल सब यूनिट लगी होती है जिनको हम क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स कहते हैं, जो इसके न्यूक्लिक एसिड को, यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ने इसे क्या दिया है? बहुत सारा प्रोटीन दिया है, बहुत सारे कैप्सोमर्स दिए हैं। अब ये जो कैप्सोमर्स होते हैं ना, ये अरेंज रहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर में या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आपको इनमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे बैक्टीरियोफाजिस। बैक्टीरियोफाजिस हम उन वायरसेस को कहते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को अगर किसी भी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया तो उसको हम क्या टर्म करते हैं? बैक्टीरियोफाजिस टर्म करते हैं। इसको आपको कभी भी बैक्टीरिया नहीं समझना है, ये वायरस है, ठीक है। और इनके अंदर आपको जो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस है, यानी कि इनके अंदर है ना मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है आपको। उसके बाद हमारे वायरस के बाद एक कैटेगरी आती है विरियोइड्स की। तो विरियोइड्स के अंदर है ना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है। ये जो यहाँ पर वायरस के पास एक प्रोटीन कोड था जो कैप्सिड से मिलकर बना होता है, वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वायरस और विरियोइड्स में फर्क क्या होता है? तो विरियोइड जो होता है उसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, कोई प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद एक और कैटेगरी आती है हमारी जिसको हम बोलते हैं प्रायंस। तो प्रायंस के अंदर क्या होता है? कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कोड होता है। यानी कि देखो, हमारे जो वायरस थे उसके पास जेनेटिक मटेरियल भी था और प्रोटीन कोड भी था। फिर आए हमारे विरोइड जिसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, कोई प्रोटीन कोड नहीं है। फिर आते हैं हमारे प्रायंस जिनके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है बट एबनॉर्मली फोल्डेड बहुत बड़ा प्रोटीन कोड प्रेजेंट है। अब प्रायंस में से है ना एक बीमारी आपने देखी होगी जिसका नाम है मैड काउ डिजीज इन कैटल्स। तो कैटल्स के अंदर जो ये मैड काउ डिजीज देखने को मिलती है, किसकी वजह से फैलती है? प्रायंस की वजह से फैलती है, ठीक है। और जिस प्रायन का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म, ठीक है। ये क्या करता है? ये क्या कॉज करता है? आपके जो कैटल्स होते हैं उनके अंदर मैड काउ डिजीज नाम की बीमारी को स्प्रेड करता है। उसके बाद आता है हमारे लाइकन्स। तो आपको पता है हमारी फंजाई और एल्गी का जो एसोसिएशन है उसको हम क्या बुलाते हैं? लाइकन्स बुलाते हैं। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो जो हमारा एल्गी से बना हुआ कॉम्पोनेंट है उसको हम फाइकोबायोंट बुलाते हैं, और हमारा जो फंजाई से बना हुआ कॉम्पोनेंट है उसको हम माइकोबायोंट बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना हमारी जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेसिस से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करती है? खाना बनाती है। अब हमारी जो फंजाई है उसके पास तो कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या शो करती है? हेटेरोट्रॉपिक नेचर शो करती है। तो एल्गी खाना बनाती है, फंजाई उसे रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करती है,
और क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। एक उसको रहने की जगह दे रही है, दूसरा उसको बदले में खाना प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा लाइकन्स जो है ना वो बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉल्यूटेड एरिया में आपके जो लाइकन्स है वो कभी ग्रो ही नहीं करते हैं। उसके बाद आता है माइकोराइजा। तो हमारे जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स के अंदर अगर फंजाई रह रही है, और मोस्टली कौन से जीनस की फंजाई रह रही होती है, ग्लोमस जीनस की फंजाई रह रही होती है, तो ये क्या करती है, उसकी रूट्स को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी नीमेटोड के अटैक से। ठीक है, तो माइकोराइजा का फंक्शन क्या होता है, रूट्स को पैथोजन से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।